अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एडवांस अकाउंटिंग में डिस्कस करने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये इशू ऑफ शेयर्स होता क्या है, यानी शेयर्स जो इशू होते हैं वो किस तरह शेयर्स के इशू किया जाता है, उसकी अलॉटमेंट कैसे होती है। ठीक है, तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इस टॉपिक के डिस्कस करके फिर आगे हम बढ़ेंगे। इशू ऑफ शेयर्स इज द प्रोसेस इन विच कंपनीज अलॉट न्यू शेयर्स। एक प्रोसेस है पूरा जिसके जरिए कंपनी नए शेयर्स अलॉट करती है शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स कैन बी आइदर इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट। वो शेयर होल्डर कोई भी इंडिविजुअल यानी आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, और कोई कॉर्पोरेट या कंपनी भी हो सकती है। इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, रिसीविंग एप्लीकेशन, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स आर थ्री बेसिक स्टेप्स ऑफ द प्रोसीजर ऑफ इशूइंग द शेयर्स। इश्यू शेयर्स को इशू करने के बेसिक जो थ्री स्टेप्स हैं उनमें फर्स्ट है प्रोस्पेक्टस। एक पब्लिक कंपनी जो है अपने प्रोस्पेक्टस को इशू करती है जिसके अंदर पूरी डिटेल होती है कंपनी के हवाले से। रिसीविंग एप्लीकेशन, फिर वो कंपनी ऑफर करती है एप्लीकेशन, देन वो बैंक के थ्रू एप्लीकेशन को रिसीव कर लेती है और बिल आखिर कंपनी जो है फाइनल अलॉटमेंट कर देती है शेयर्स की। ठीक है, इस तरह शेयर्स शेयर होल्डर को ट्रांसफर हो जाते हैं। ये थ्री बेसिक स्टेप्स थे। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू शेयर्स इज नोन एज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, एलोकेशन ऑफ अलॉटमेंट। ये जो प्रोसेस है क्रिएटिंग न्यू शेयर्स को क्रिएट करने का, वो जाना जाता है एज एलोकेशन और अलॉटमेंट। या तो हम उसको एलोकेशन बोलते हैं या अलॉटमेंट करते हैं। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स या एलोकेशन ऑफ शेयर्स टू द शेयर होल्डर। ठीक है, तो इश्यू ऑफ शेयर्स। अच्छा, इसको इस तरह भी समझें, जब कंपनी को कैश की नीड होती है या कंपनी अपने कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है तो कंपनी क्या करती है, वो पब्लिक को शेयर्स इश्यू करती है और जो पब्लिक होती है वो कंपनी के शेयर को परचेस कर लेती है। शेयर्स को एक तरह के कंपनी के जो शेयर्स हैं उसको हासिल करने के दो उसकी मार्केट होती हैं, टू मार्केट्स होती हैं। एक होती है प्राइमरी मार्केट, एक होती है सेकेंडरी मार्केट। जब कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू करती है तो प्राइमरी मार्केट के थ्रू करती है अपने शेयर्स इशू। फर्स्ट टाइम जब कंपनी शेयर इशू करेगी या न्यू शेयर जब इशू करेगी कंपनी, तो वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू करेगी और प्राइमरी मार्केट में आता है बैंक। ठीक है, अच्छा, जब किसी ने अगर शेयर परचेज कर लिए बैंक के जरिए से, उसने एप्लीकेशन सबमिट करवाई और बिल आखिर उसको शेयर्स अलॉट कर दिए गए। अब उसको शेयर की अगर नीड नहीं है तो कंपनी शेयर्स तो वापस नहीं लेती है। ठीक है, आप शेयर किसी को ट्रांसफर कर दें, आप मीन्स आप किसी को सेल कर दें। अच्छा, सेल्स करने की जगह कहाँ है? वो सेल्स करने की जो मार्केट है वो कहलाती है सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट आपका बैंक है और सेकेंडरी मार्केट का नाम है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे शेयर्स एंड बॉन्ड्स की खरीदो फरोख्त होती है, बाइंग सेलिंग होती है, तो वहां पर जाके आप अपने शेयर्स को सेल करके किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो शेयर्स की बुनियादी तौर पर दो मार्केट होती हैं, एक प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में बैंक आता है और सेकेंडरी मार्केट में आता है आपका स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो कंपनी को जब कैश की नीड होती है या कंपनी अपना कैपिटल इंक्रीज करना चाहती है तो कंपनी शेयर होल्डर को यानी पब्लिक को शेयर्स इशू करती है प्राइमरी मार्केट के जरिए और बिल आखिर कंपनी अपना शेयर्स को, अपने कैपिटल को इंक्रीज कर लेती है या अपनी कैश की नीड को पूरा कर लेती है। नेचर ऑफ शेयर्स, अ शेयर ऑफ अ कंपनी इज वन ऑफ द यूनिट इनटू व्हिच द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। एक यूनिट है, शेयर का एक यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी जो है 10,000 रुपीज 10 ईच की शेयर इशू करना चाहती है, यानी कंपनी के पास जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 10,000 है और एक शेयर 10 रुपए का है। तो 10,000 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 1,00,000 रुपीज। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 1,00,000 रुपीज आ गया। तो 1,00,000 रुपीज टोटल कैपिटल की वैल्यू आ गई। 1,00,000 रुपीज टोटल कैपिटल की वैल्यू आ गई और जो 10 है वो एक शेयर की वैल्यू है। तो लिखा हुआ है कि अ शेयर ऑफ अ कंपनी इज वन ऑफ द यूनिट, एक यूनिट है वो, इनटू विच द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइड। मुख्तलिफ यूनिट से मिलकर कंपनी का जो है शेयर कैपिटल बनता है। सो इफ द टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज 5 लाख
एंड सच कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू 50,000 यूनिट्स 10 ईच। अगर कंपनी का शेयर 5 लाख रुपए है और हम बोले इसको कि इसको डिवाइड कर दें 50,000 10 ईच वाले शेयर, देन दिस 1 यूनिट ऑफ अमाउंट 10 इज अ शेयर ऑफ अ कंपनी। 10 रुपए जो है वो जिसको हम पार वैल्यू बोल रहे हैं वो 10 रुपए जो एक शेयर कंपनी का शेयर है। द शेयर इज द बेसिस ऑफ ऑनरशिप ऑफ द कंपनी। ये कंपनी की ऑनरशिप है, 10 रुपए की ऑनरशिप हो गई समझिए अगर आपने एक शेयर लिया है तो, वैसे मिलता नहीं है एक शेयर। एंड द पर्सन हु होल्ड सच शेयर्स एंड इज दस अ मेंबर ऑफ द कंपनी इज नॉन एज अ शेयर होल्डर। अगर कोई शख्स कंपनी के शेयर को परचेज कर लेता है तो वो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है। ठीक है, तो शेयर क्या है? शेयर का एक डॉक्यूमेंट है, एक पार्ट है। फिजिकली देखा जाए तो एक डॉक्यूमेंट की सूरत में आपको मिलेगा, उस पर आपका नेम, आपका सब कुछ, आपके बारे में सब लिखा हुआ होगा, कितने शेयर आपको दिए गए कंपनी की तरफ से। और अगर वैसे कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो एक तरह का एक पार्ट है, एक शेयर है, एक यूनिट है जो आपको दिया गया है। इस तरह हमने कितने यूनिट परचेज किए हैं? मैंने जो है 1000 शेयर परचेज किए 10 ईच, तो 1000 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 10,000। तो 10,000 रुपीज के शेयर आ गए मेरे पास। ठीक है, शेयर मीन्स आपका कंपनी में कितना हिस्सा है, इसको बोलते हैं शेयर्स। Classes of shares, there are two types of shares a company can allot। two types होती हैं शेयर्स की। they have different natures, rights and obligations। और उस हिसाब से उनकी नेचर्स, उनके राइट्स और ऑब्लिगेशन भी डिफरेंट होते हैं। लेट्स टेक अ लुक। प्रेफरेंस शेयर्स फर्स्ट टाइप होती है प्रेफरेंस शेयर्स, और सेकंड होती है इक्विटी शेयर या ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर भी बोलते हैं, इक्विटी शेयर्स भी बोलते हैं इसको। प्रेफरेंस शेयर्स, a preference shares is one which carries two exclusive preferential rights over the other type of shares, that is equity shares। These two special conditions of preference shares are, ये जो preference shares है इसको कुछ rights हैं, इसकी जो कुछ rights इसको extra मिले हैं, वो rights क्या हैं वो देखते हैं हम जरा। A preferential rights with respect to the dividends declared by a company, such dividends can be at a fixed rate on the nominal value of the shares held by them। So the dividends is first paid to preference shareholder before equity shareholder। जैसे हमने डिस्कस किया, टू टाइप्स होती हैं शेयर्स की, एक होता है प्रेफरेंस, एक होता है इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को ऑर्डिनरी शेयर होल्डर भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि इसमें फिक्स रेट होता है प्रॉफिट का। ठीक है, और इक्विटी शेयर होल्डर में या इक्विटी शेयर जो होता है उसमें रेट नहीं होता। सेकंड ये कि सबसे पहले अगर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो फर्स्ट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सबसे पहले शेयर्स डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, देन वो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी प्रॉफिट सबसे पहले मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस का मतलब होता है तरजीही शेयर, तरजीह दी जाएगी इनको, देन इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। Preferential rights when it comes to repayment of capital in case of liquidation of the company, this means that the preference shareholders get paid out earlier than the equity shareholder। अगर कंपनी अपने आप को लिक्विडेट करती है, वाइंड अप कर रही होती है, तो उस दौरान जो पेमेंट होगी वो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगी, देन उसके बाद जो पेमेंट होगी, बची हुई पेमेंट कह लें हम उसको, वो मिलेगी इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है, तो ये एक तरजीही शेयर है इसलिए। सेकंड आ गया इक्विटी शेयर्स। Equity share is a share that is simply not a preference share, so shares that do not enjoy any preferential rights are thus equity shares। They only enjoy equity, that is ownership in the company। बस आप क्या है, आपके पास कोई भी क्या enjoy नहीं कर सकते, किसी भी तरह की आप राइट्स को enjoy नहीं कर रहे बहुत ज्यादा, जस्ट आप ऑनरशिप है आपके पास कंपनी की, यानी आप कंपनी का ऑनर है, बस इतने ही काफी आपके लिए, बाकी कोई आपको तरजीह नहीं मिलती सवाल से। The dividend given to equity shareholder is not fixed। अच्छा, दूसरा है कि डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूट होगा फिक्स नहीं होगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रॉफिट मिलता है, वो फिक्स रेट पर मिलेगा। समझे 10% रेट है तो 10% मिलेगा उनको, मगर आपका फिक्स नहीं है, आपको बहुत कम भी मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता। ठीक है, इट इज डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हुए आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एंड if in a given year no dividend can be declared, the shareholder lost the dividend for that year। अगर इस साल कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो अच्छी नहीं है और कंपनी आपको डिविडेंड इशू नहीं कर रही है, इसका मतलब है आपको इस साल डिविडेंड नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, गया वो, फिर नेक्स्ट ईयर भी नहीं मिलेगा। ऐसा ना आप बोले नेक्स्ट ईयर वो प्लस हो गया मिल जाएगा, ऐड हो गया मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इस साल का डिविडेंड आपको नहीं मिला, नेक्स्ट ईयर का ही मिलेगा।
फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन की कंडीशन में आपको पता ही है कि इकोनॉमी कहाँ चले गई, इंडस्ट्री का हाल क्या हो रहा है। इस कंडीशन में अगर कोई कंपनी इन केस वो आपको डिविडेंड पे नहीं कर पा रही है तो नेक्स्ट ईयर वो डिविडेंड नहीं मिलेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विटी शेयर, ठीक है। Equity shareholders also have proportional voting rights according to the paid up capital of the company. इनके वोटिंग राइट्स होते हैं इनके पास। Essentially it is one share one vote system, एक शेयर एक वोट सिस्टम होता है। कंपनी कैन नॉट इश्यू नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर, दे आर इलीगल। ऑल इक्विटी शेयर्स मस्ट कम विथ फुल वोटिंग राइट्स, तमाम के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। एक शेयर पे एक वोटिंग होती है, जिसके पास जितने ज्यादा शेयर उसकी इतनी पावर कंपनी के अंदर, ठीक है। इक्विटी शेयर की बात करें। प्रोसीजर्स ऑफ इशुएंस ऑफ न्यू शेयर्स इश्यू करने का प्रोसीजर क्या है? अगर आप किसी कंपनी के शेयर परचेज करना चाहते हैं, या कंपनी की क्या प्रोसीजर होता है कि कंपनी किस तरह से शेयर्स को इश्यू करती है, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट इज इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जस्ट लाइक इनविटेशन कार्ड हो गया, एक तरह का इनविटेशन होता है। कंपनी को जब शेयर इशू करना चाहती है कंपनी, तो प्रोस्पेक्टस इशू करती है पब्लिक को प्रोस्पेक्टस परचेज कर लेती है, ले लेती है कंपनी से। और उसके बाद तो प्रोस्पेक्टस के अंदर जो है तमाम इंफॉर्मेशन होती है। परचेज क्या करती है? बस वो इनविटेशन कार्ड है, कंपनी आपको प्रोवाइड कर देगी। कंपनी आप उसमें कंपनी की तमाम इंफॉर्मेशन और उसके बारे में सब लिखा हुआ होगा। एक शेयर होल्डर उसको रीड करता है, स्टडी करता है। देन अगर वो चाहता है कि उसको कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी लगती है तो वो कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई कर देता है। अप्लाई करने का तरीका ये है, वो एप्लीकेशन कंपनी इशू करेगी, आप उस कंपनी की वो एप्लीकेशन को फिलअप करके और उसमें जितने भी आपको शेयर्स चाहिए वो लिखने के बाद उसमें आप फिलअप करके बैंक में सबमिट करा दें और देन उसकी अलॉटमेंट होती है। तो ठीक है, इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, कंपनी पहले प्रोस्पेक्टस इशू करती है, देन वो एप्लीकेशन रिसीव करती है और उसके बाद अलॉटमेंट करती है शेयर्स को। तो 3 मेन प्रोसीजर हैं शेयर्स के इशू करने। Issue of debenture. Debenture is used to issue the loan by government and companies. The loan is issued at the fixed interest depending upon the reputation of the companies. When companies need to borrow some money to expand themselves, they take the help of debenture. Debenture क्या है? एक तरह की लोन होता है बाय गवर्नमेंट एंड कंपनीज। अगर कंपनीज या गवर्नमेंट को लोन चाहिए होता है तो वो डिबेंचर इशू करते हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर पब्लिक को। पब्लिक वो जो डिबेंचर है वो परचेज कर लेती है कंपनी से, देन उसके अगेंस्ट वो कंपनी को एक अमाउंट पे करती है और कंपनी हर साल उस पर जो है इंटरेस्ट पे करती है इनको। और उसकी एक टाइम पीरियड होता है, वो 10 साल के, 5 साल के, 6 साल के वो बॉन्ड्स होते हैं। जब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है टाइम पीरियड, मेच्योरिटी डेट आती है, तो कंपनी आपको आपके बॉन्ड्स रिटर्न करके और आपको आपसे बॉन्ड लेके और आपको पेमेंट कर देती है, ठीक है। तो डिवेंचर एक तरह का क्या है? डॉक्यूमेंट से जिस तरह शेयर होता है, बस डिफरेंस क्या है? अगर आपने किसी कंपनी के शेयर परचेज कर लिए तो आप कंपनी के जितने शेयर हैं उतनी हद तक आप कंपनी के ऑनर बन जाते हैं। कंपनी की बुक कीपिंग यानी अकाउंटिंग की बुक को चेक कर सकते हैं, कंपनी की मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, तो आपके पास एक पावर आ जाती है। मगर अगर आपने किसी कंपनी के डिबेंचर परचेज किए तो कुछ भी नहीं है, आप घर बैठे हैं, आपने कंपनी को लोन दिया हुआ है, आपको उस पर हर साल इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ये जो लोन आपने दिया हुआ है उसके अगेंस्ट कंपनी ने आपको एक डॉक्यूमेंट इशू किया हुआ, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं डिबेंचर। और वो जो लोन होता है वो 8 to 6 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर जो भी है, वो 10 ईयर्स का है फॉर एग्जाम्पल, तो 10 ईयर्स तक आपको इंटरेस्ट पे करेगी और आफ्टर 10 ईयर्स आपसे वो डिबेंचर लेने के बाद आपको उसकी पेमेंट वापस कर देगी, जो आपसे लोन लिया वापस कर देगी, ठीक है। नेचर ऑफ डिबेंचर, द वर्ड डिबेंचर इटसेल्फ इज derived from the Latin word deber, डेबरी विच मीन्स टू बोरो अ लोन और लोन लेना, यानी डिबेंचर का मतलब है लोन लेना। डिबेंचर्स आर रिटर्न इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेट्स दैट कंपनीज इशू अंडर देयर कॉमन सील। इसमें सील लगी हुई होती है कंपनी की, एक तरह का जो है वो लोन का एक डॉक्यूमेंट होता है कि कंपनी ने आपसे लोन लिया है, कंपनी जिम्मेदार है, उसकी आपको पेमेंट करेगी कंपनी। दे आर सिमिलर टू अ लोन सर्टिफिकेट, जस्ट लाइक लोन सर्टिफिकेट होता है। डिबेंचर आर इश्यू टू द पब्लिक एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ मनी बोरो फ्रॉम बैंक, जो बैंक बोरो फ्रॉम देम, उनसे जो कंपनी ने लोन लिया है उसकी एक तरह का जो है ये डॉक्यूमेंट होता है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर।
These debentures are for a fixed period and a fixed interest rate. ये fixed period और interest rate होता है, जैसा अभी डिस्कस किया था. 10 years का है, 5 years का भी हो सकता है, 15 years का भी होता है डिवेंचर, और इस पे इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होता है. दैट कैन बी पेबल ईयरली और हाफ ईयरली, और उस पे इंटरेस्ट या तो ईयरली पे करेगी कंपनी आपको, या हाफ ईयरली यानी सेमी एनुअली पे करेगी. डिवेंचर्स आर आल्सो ऑफर्ड टू द पब्लिक एट लार्ज, लाइक इक्विटी शेयर, और डिवेंचर जो है वो ऑफर किए जाते हैं पब्लिक को, जिस तरह इक्विटी शेयर इशू किए जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह डिवेंचर भी इशू किए जाते हैं. डिवेंचर आर एक्चुअली द मोस्ट कॉमन वे फॉर लार्ज कंपनी टू बोरो मनी. मनी को बोरो करने का सबसे लार्ज और एक कॉमन वे है जिसके जरिए से कंपनी पब्लिक से कैश रिसीव करती है एज अ लोन रिसीव करती है. Some important features of debenture that make them unique. Debentures are instrument of debts, which mean that debenture holders become creditor of the company. इसका मतलब है डिबेंचर जो है, अगर आपने किसी कंपनी के परचेस किए हैं, लिए हैं, तो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, कर्जे का इंस्ट्रूमेंट है वो, और डिबेंचर होल्डर के पास रहेगा वो, और इसका मतलब है कि डिबेंचर होल्डर जो है कंपनी का क्रेडिटर बन गया है, उसने कंपनी को उधार दिया, लोन दिया हुआ है. सेकेंड, दे आर सर्टिफिकेट ऑफ डेट्स. ये डेट्स यानी लोन का सर्टिफिकेट है, विद द डेट ऑफ रिडेम्पशन एंड अमाउंट ऑफ रीपेमेंट मेंशन ऑन इट. उसके ऊपर जो है रिडेम्पशन लिखा हुआ होता है कि कितने साल का रिडीम का मतलब वापस करना, 5 साल का है, 10 साल का है, और एंड अमाउंट ऑफ रीपेमेंट मेंशन ऑन इट, और उसके ऊपर डेट लिखी हुई होती है, उसके ऊपर डेट और रिडेम्पशन की डेट और अमाउंट लिखी होती है कि उसको जो है कब वापस किया जाएगा, कितने साल का, और कब वापस कर दिया जाएगा, या आपको कब वापस करना है डिबेंचर, कंपनी को वापस कब करना है, ठीक है, वो लिखा होगा. दिस सर्टिफिकेट इज इशूड अंडर द कंपनी सील एंड इज नोन एज डिबेंचर डीड. और ये जो सर्टिफिकेट है वो कंपनी जो है यूज का सेल देती है आपको, सील लगाकर कंपनी की स्टैंप लगी होगी इस पे, और एक तरह का कंपनी का डिबेंचर डीड है, यानी डिबेंचर एक तरह का एग्रीमेंट है. डिबेंचर हैज अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. इसके ऊपर रेट फिक्स्ड होता है, एंड सच इंटरेस्ट अमाउंट इज पेबल ईयरली और हाफ ईयरली. इसके ऊपर ईयरली, हाफ ईयरली इसके ऊपर अमाउंट होती है इसकी. डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट गेट एनी वोटिंग राइट्स. इनके पास कोई राइट नहीं होता, ये घर पे बैठते हैं सिर्फ. दिस इज बिकॉज दे आर नॉट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इक्विटी, क्योंकि ये इक्विटी होल्डर नहीं है, इनके पास कोई भी इक्विटी नहीं होती कंपनी की. सो डिबेंचर होल्डर्स आर नॉट ऑनर ऑफ द कंपनी, ओनली क्रेडिटर. डिबेंचर होल्डर कंपनी के ऑनर नहीं है, जस्ट वो क्रेडिटर होते हैं. The interest payable to these debenture holders is a charge against the profit. और ये इंटरेस्ट जो पेबल है, देना होता है डिवेंचर होल्डर्स को, ये चार्ज किया जाता है अगेंस्ट द प्रॉफिट. प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करती है कंपनी, समझे, एक तरह का एक्सपेंस है कंपनी का, ऑफ द कंपनी. सो दीज पेमेंट हैव टू बी मेड इवन इन केस ऑफ अ लॉस. इन केस ऑफ लॉस, अगर कंपनी का लॉस होता है तो भी कंपनी जिम्मेदार है कि डिवेंचर होल्डर को उनका इंटरेस्ट पे करे. यहां से ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो चुकी है कि ट्रांजैक्शन लिखी हुई है यहाँ पर. अभी तक हमने थोड़ी सी बेस पढ़ी थी कि इश्यू ऑफ शेयर होता क्या है, इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर होते क्या है, उसके नेचर क्या है, जो टाइप्स होती है शेयर्स की वो क्या होती हैं, किस तरह से शेयर इश्यू किए जाते हैं, किस तरह डिबेंचर इश्यू किए जाते हैं. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांजेक्शन्स. अब ये क्वेश्चन आ चुका है, प्रैक्टिकली क्वेश्चन है इस वक्त. इसमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिखी हुई है, इश्यू 1000 शेयर्स एट पार. 1000 कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू किए हैं एट पार, यानी पार पर, यानी उसकी फेस वैल्यू पर. तो उसकी फेस वैल्यू हमने यहाँ पे 10 रुपीज कंसिडर की हुई है कि कंपनी के शेयर्स की जो पार वैल्यू, फेस वैल्यू वो 10 रुपए है. तो हम यहाँ पे देखते हैं, जिस तरह हम बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री पास होती है कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट. बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट. कैपिटल से पहले लिखा हुआ है शेयर्स कैपिटल, क्योंकि आपने कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं. तो कैश डेबिट हो गया 10,000 और शेयर्स कैपिटल 10,000. 10,000 किस तरह आया, कंपनी ने 1000 शेयर इश्यू किए 10 रुपीज ईच, एट पार मींस 10 रुपीज ईच. 1000 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10,000 आ गया कैश डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट. इस क्वेश्चन के अंदर लिमिटेड कुछ ट्रांजैक्शन है, बस वो ट्रांजैक्शन अगर आपको समझ में आ गई तो इंशाल्लाह ताला पूरा इश्यू ऑफ शेयर्स के जो क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, वो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा. इश्यू 1000 शेयर्स एट ₹12. आपने, अच्छा, अब जो शेयर इशू किए हैं 1000 शेयर इशू किए हैं 12 यानी 12 रुपए के हिसाब से. कैश डेबिट 12,000. किस तरह है 12,000 देखते हैं इसको. शेयर्स कैपिटल 10,000 मल्टीप्लाई 10. अच्छा, 1000 शेयर इशू किए 12 ईच. शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू से जाता है, पार वैल्यू थी 1000 मल्टीप्लाई 10, ये पार वैल्यू हो गई.
और प्रीमियम जो है वो एक्स्ट्रा वैल्यू यानी +10 के ऊपर वाली वैल्यू से जाएगा, अबव 10 पर जाएगा। अबव 10 में 2 रुपीज आ गए यहाँ पर, तो 1000 को 10 से किया तो हमारे पास आंसर आया 10,000। 1000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 2000। 10 और 2 को प्लस किया, ये आ गया 12,000 रुपीज। ठीक है, ये आपने 1000 शेयर इशू किए प्रीमियम पर। देन आप शेयर इशू कर रहे हैं 1000 ही शेयर इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पर, यानी 9 रुपए पे। अगर आप पार वैल्यू से ज्यादा पर शेयर इशू करेंगे तो वो कहलाता है प्रीमियम, और पार वैल्यू से कम पे शेयर इशू करेंगे तो वो कहलाता है डिस्काउंट। इधर आप कम पर शेयर इशू कर रहे हैं यानी 9 रुपीज पे इशू कर रहे हैं तो ये आपका डिस्काउंट है। प्रीमियम क्रेडिट होता है, डिस्काउंट डेबिट होता है। देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। शेयर्स कैपिटल जो कि 1000 मल्टीप्लाई 10 हमेशा पार से जाएगा, मैं आपको बता चुका हूँ। शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू या फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, यानी 10 से। 1000 को 10 से मल्टीप्लाई किया 10,000, और जो उस पे डिस्काउंट आया है वो 1000 पे 1 रुपीज का डिस्काउंट है, यानी 1 रुपया कम मिला है तो वो डिस्काउंट हमेशा डेबिट होता है। 10,000 में से 1000 माइनस की 9000 का कैश आ गया हमारे पास। टोटल शेयर 10,000 के थे, उसके अगेंस्ट हमें जो कैश मिला वो 9000 है। 1000 उस पर डिस्काउंट है। डिक्लेयर कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड डिक्लेयर करने का एंट्री है रिटेन अर्निंग डेबिट और कैश डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। आपने कैश डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो आपकी रिटेन अर्निंग जो प्रॉफिट अकाउंट है वो डिक्रीज होकर डेबिट हो गया और आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। आपने डिक्लेयर किया है, आपने पेमेंट नहीं की, इसलिए आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। जब आप पे करोगे तो आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है। डिक्लेयर स्टॉक डिविडेंड। इससे पहले हमने कैश डिविडेंड डिक्लेयर किया था, अब स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर किया। क्या डिफरेंस है? कैश डिविडेंड का मतलब होता है अगर आपको कंपनी के अंदर प्रॉफिट हुआ है, कंपनी प्रॉफिट देना चाहती है और कंपनी आपको प्रॉफिट की सूरत में अगर कैश दे दे, कैश की सूरत में प्रॉफिट दे दे, यानी ठीक है, कंपनी फॉर एग्जांपल आपको 20,000 प्रॉफिट दे रही है और 20,000 रुपीज कैश दे दे आपके हाथ में, तो कहलाता है कैश डिविडेंड। ठीक है, बैंक के थ्रू मिलेगा मगर कैश डिविडेंड है, कैश डिविडेंड कहलाता है, कैश मिल जाएगा आपको। स्टॉक डिविडेंड का मतलब होता है कि कंपनी आपको कैश नहीं देगी बल्कि अपने मजीद स्टॉक दे देगी, शेयर्स इशू कर देगी आपको, अपनी कंपनी के मजीद शेयर्स इशू करेगी। तो स्टॉक डिविडेंड का मतलब है कि कंपनी आपको क्या करेगी? शेयर इशू कर देगी। अभी डिक्लेयर हुआ है, अभी पेमेंट नहीं हुई है, यहां पर भी डिक्लेयर हुआ है रिटेन अर्निंग डेबिट, प्रॉफिट अकाउंट डिक्रीज डेबिट हो गया और कंपनी ने स्टॉक डिविडेंड पेबल क्रेडिट कर दिया, यानी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, क्रेडिट में चली गई। यहाँ पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड। अब पेमेंट हो रही कैश डिविडेंड की। कैश डिविडेंड पेबल डेबिट, पीछे क्रेडिट था, इधर डेबिट होके इधर डेबिट होके यहाँ पर बंद हो गया वो, यानी लायबिलिटी डिक्रीज तो डेबिट हो गई और उसके अगेंस्ट बैंक के थ्रू आपको पेमेंट मिल जाएगी। पेमेंट ऑफ स्टॉक डिविडेंड। अब स्टॉक डिविडेंड कंपनी इशू कर रही है, स्टॉक डिविडेंड पेबल डेबिट करके लायबिलिटी कम होकर इसको डेबिट कर दिया, ये बंद हो गया और इसके अगेंस्ट कंपनी ने आपको मजीद शेयर्स इशू कर दिए, शेयर्स कैपिटल क्रेडिट हो गया, हमेशा शेयर्स कैपिटल क्रेडिट हो गया। शेयर्स इश्यू टू प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स का मतलब होता है जो कंपनी के फाउंडर हैं, कंपनी के बनाने वाले हैं, वो प्रोमोटर्स कहलाते हैं। उनको आपने शेयर इशू किए। जब भी आप कंपनी के फाउंडर को शेयर इशू करोगे तो आपको कैश नहीं देंगे बल्कि उसको हम डालते हैं फॉर्मेशन एक्सपेंस में या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के अंदर इसको हम ऐड कर देते हैं। तो उधर लिखा है फॉर्मेशन एक्सपेंस डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। परचेज फिक्स एसेट्स एंड इशूड सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स एट पार। आपने कोई भी एसेट्स परचेज किया है और उसके अगेंस्ट आपने शेयर इशू कर दिए। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का आपने एसेट्स परचेज किया, आपने लिखा मशीनरी, इक्विपमेंट, व्हाटएवर जो भी आपने खरीदा है वो डेबिट कर दिया आपने। और शेयर कैपिटल, अब सफिशिएंट नंबर का मतलब हो गया 1 लाख को आप पार वैल्यू से डिवाइड कर दें, 1 लाख को डिवाइड करेंगे 10 से तो आएगा 10,000। तो हम इधर लिखेंगे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 10,000 मल्टीप्लाई 10, ये हो गया 1 लाख। ठीक है, तो आपने 1 लाख का फर्नीचर परचेज किया था, 1 लाख रुपए के शेयर आपने इशू कर दिए। क्रिएट और स्टैब्लिश रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज। कंटीजेंसीज के आपने के लिए आपने रिजर्व को क्रिएट किया है। कॉन्टीजेंसीज का मतलब होता है हादसात के लिए आपने रिजर्व रखा है। कहां से निकाला है रिजर्व? रिटेन अर्निंग से। हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रिजर्व जो है वो रिटेन अर्निंग का पार्ट होता है और रिटेन अर्निंग प्रॉफिट अकाउंट होता है। आपने प्रॉफिट अकाउंट में से कुछ पैसे निकाले, प्रॉफिट अकाउंट ऑनर इक्विटी है, जब आपने उसको कम किया, डिक्रीज किया तो डेबिट में चला गया और उसके अगेंस्ट आपने अपने रिजर्व को इंक्रीज करके क्रेडिट कर दिया, रिजर्व फॉर कंटीजेंसी। नेक्स्ट हमारे ट्रांजेक्शन आ रही है डिवेंचर की। अब डिवेंचर्स की बात हो रही है। अब डिवेंचर इशू करेंगे आप पार पर समझें, डिवेंचर की पार वैल्यू इधर 100 कंसीडर कर लिया आपने, 100 रुपीज होती है। तो अगर आपने 1000 डिवेंचर इशू किए तो 1000 और ये 10,000 और 1 लाख रुपीज आ जाएंगे। ठीक है, इशू डिवेंचर एट पार मीन्स 1000 अगर आप डिवेंचर इशू कर रहे हैं 1000
मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू 100, 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा आपका 10,000 और ये 1 लाख रुपीज हो जाएगा। 1 लाख से एंट्री पास करेंगे कैश डेबिट डिबेंचर पेबल क्रेडिट। ठीक है, तो एक डिफरेंस क्लियर कर लें, जब आपने शेयर इशू किए थे तो आपने एंट्री पास की थी कैश डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, मगर जब आप डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो आप एंट्री पास करेंगे कैश डेबिट डिबेंचर पेबल क्रेडिट। आपका मतलब है कंपनी पास करेगी। ठीक है, तो कंपनी की लायबिलिटी बढ़ी है यहाँ पर, जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो कहां जाएगी, क्रेडिट में जाएगी। ये जो कंपनी के पास कैश आया है ये किस लिए आया है, कंपनी ने डिबेंचर के अगेंस्ट कैश रिसीव किया है, कंपनी ने पब्लिक को डिबेंचर इशू किए हैं, लोन लिया हुआ है पब्लिक से। ठीक है, इशू डिबेंचर एट प्रीमियम, बिल्कुल शेयर्स की तरह है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर 100 वाला डिबेंचर 110 में इशू करेगी कंपनी तो ये प्रीमियम खुलेगा यहाँ पर। ठीक है, 1000 मल्टीप्लाई 110, 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, 1000 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, ये हमेशा 1000 मल्टीप्लाई पार वैल्यू से होगा डिबेंचर पेबल, जिस तरह कैपिटल पार वैल्यू से होता है इस तरह डिबेंचर भी पार वैल्यू से होगा। डिबेंचर की पार वैल्यू है 100 रुपीज, 1000 मल्टीप्लाई 100 डिबेंचर पेबल और 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 ये आ जाएगा प्रीमियम आपका, और इन दोनों अमाउंट को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कैश, या इसको 1000 मल्टीप्लाई बाय 110 कर दें तो ये भी कैश आ जाएगा इस तरह। डिबेंचर, ये शेयर्स और डिबेंचर का जो इशू है उस कैलकुलेशन तकरीबन एक जैसी है। फिर ये प्रीमियम आ गया, डिबेंचर आपने इशू किया डिस्काउंट पर, सॉरी डिस्काउंट आ गया, यानी 100 वाला डिबेंचर आपने इशू किया है 90 में, तो डिस्काउंट आ गया, डिस्काउंट इधर खुलेगा, डेबिट साइड पर आएगा। डिस्काउंट और डिबेंचर डेबिट में आता है, इधर नहीं आएगा, डेबिट में आएगा, और डिबेंचर पेबल जो है वो क्रेडिट में आएगा, यहाँ क्रेडिट में आएगा। ठीक है, ये इसका सही नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, वैल्यू यहाँ पर आएगी। डिस्काउंट और डिबेंचर डेबिट, यानी कैश डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर डेबिट और डिबेंचर पेबल क्रेडिट होगा। ठीक है, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा हुआ। प्रीमियम रिडेम्पशन ऑन ऑफ डिबेंचर, अगर आप डिबेंचर पे रिडेम्पशन दे रहे हैं, यानी मैंने आपसे बोला था कि डिबेंचर जो होता है उसकी एक लाइफ होती है, समझे, उसका टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड ये होता है कि भाई 10 ईयर्स का डिबेंचर है ये, तो आफ्टर 10 ईयर्स आपको वो कंपनी को वापस करना होता है, कंपनी बल्कि आपसे वापस ले लेगी और आपको आपके अमाउंट जो आपने दिए वो वापस कर देगी कंपनी, इसलिए कि कंपनी ने आपसे एक लोन लिया हुआ था, उधार लिया हुआ था। ठीक है, जब वो 10 ईयर्स अगर मेच्योरिटी डेट है, वो जब 10 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो कंपनी आपको डिबेंचर वापस देके आपसे डिबेंचर ले लेगी और उस पर आपको जो प्रीमियम देगी वो कहलाता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। यहां तक कि हमने आज डिस्कस किया इश्यू ऑफ शेयर्स क्या होता है, इश्यू ऑफ डिबेंचर क्या होता है, कंपनी किस तरह शेयर इशू करती है, कंपनी किस तरह डिबेंचर इशू करती है, और कंपनी जो है और उसकी ट्रांजैक्शन जो हमने कुछ डिस्कस की, कंपनी इसको किस तरह रिकॉर्ड करती है। ठीक है, अभी तक हमने जो भी अभी डिस्कस किया इश्यू ऑफ शेयर्स के हवाले से, ये इसकी बेस थी जो हमने क्लियर कर ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह ताला सवाल को व्हाइट बोर्ड पर सॉल्व करेंगे और 5 ईयर से उस क्वेश्चन को, कोई 5 ईयर का कोई क्वेश्चन बता ले लेंगे हम, उसको आपको बता देंगे कि भाई ये हम एक ईयर है जो ये सॉल्व कर रहे हैं, उसके हिसाब से उस ईयर को सॉल्व करेंगे ताकि वो प्रैक्टिकल मजीद आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए। और इंशाल्लाह ताला बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।